हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा था चैप्टर आईपीसी का चैप्टर फर्स्ट जो सेक्शन 1 से लेके 5 तक था, तो आज मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगी जो मैं आपको सेक्शन 6 से लेके 20 तक पढ़ाऊँगी। और आपको उसके साथ साथ मैं बीएनएस जो है हमारा 2023 उसको भी लेके चलूँगी और उसमें बताऊँगी कि क्या क्या मतलब सेक्शन 6 से लेके 20 तक में जो आईपीसी में है और बीएनएस में उसमें क्या चेंज कर दिया गया है, उसको कहाँ पे ला के रख दिया गया है, यही सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप लोग अपना अपना बैरक खोल लीजिएगा। जैसा कि सेक्शन 6 हमारा क्या कहता है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। मतलब क्या कह रहा है कि संहिता में जो भी बातें की गई हैं, जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, वो अपवादों के अधीन समझा जाएगा। यानी कि आप उसके जो अपवाद एक जगह आपको जो बताए गए हैं संहिता में, उसको आपको बार बार कहीं और नहीं बताया जाएगा, आप उसको लेके खुद चलोगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मर्डर हुआ, तो मर्डर जैसे मान ए ने बी का मर्डर किया, तो हमारा ए ने जब बी का मर्डर कर दिया तो ए के ऊपर सेक्शन 302 आईपीसी का अप्लाई होगा और ए दंडनीय होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो है किसी छोटे बच्चे ने जो कि 7 साल के से उम्र से कम का है, उसने कोई मर्डर किया, जैसे तब क्या वहाँ पे उसको ए के बराबर ही सज़ा मिलेगी? नहीं, वहाँ उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। और ये हमको कहाँ बताया गया है? ये हमारे अपवाद में बताया गया है। और हमारे अपवाद कहाँ बताए गए हैं? वो चैप्टर 4 आईपीसी में सेक्शन 76 से लेके 106 में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरह बता दी गई है कि क्या अपवाद है। जैसे सेक्शन 82 में बताया गया है, ये अपवाद के रूप में आता है। आगे मैं जब आपको अपवाद पढ़ाऊंगी तो उसमें सब हर बात एक्सप्लेन करूंगी। उसमें सेक्शन 82 में छोटे बच्चों को यानी 7 साल से कम उम्र के बालकों को इन सब हत्या वगैरह या किसी भी मामलों से छूट दी गई है, क्योंकि उनको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो ये बात आपको और कहीं बताई नहीं जाएगी। हमारे मर्डर जो सेक्शन 300 में को परिभाषित किया गया है, उसमें ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये बात हमको सिर्फ अपवाद में मिलेगी, जो हमने सेक्शन 82 में पढ़ा है, तो उसको हमें लेके चलना पड़ेगा। यही हमारा सेक्शन 6 कहता है कि इसी तरह जो भी अपवाद, जितने भी अपवाद हमारे चैप्टर 4 में बताए गए हैं, सारे अपवादों को आप खुद से ध्यान में रख के तब आईपीसी का पढ़िएगा। जहाँ जरूरत हो उसको अपने आप समझ लीजिएगा, उसको आईपीसी में बार बार डिफाइन या समझाया नहीं जाएगा। यही था मेरा क्या सेक्शन 6। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 क्या कहता है? एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। यहाँ भी अपवादों की तरह ही है। यहाँ भी जैसे इनका कहने का मतलब है कि एक बार अगर हमने कोई बात कहीं भी, कोई भी, जैसे मान लीजिए मर्डर के बारे में हुआ, या हमारा कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने ये पुरुष स्त्रीलिंग की परिभाषा बताया, वचन का बताया, जहाँ मतलब एक बार अगर हमारे आईपीसी में एक्सप्लेन कर दिया गया है किसी भी चीज़ के बारे में या अपराध के बारे में ही आपको जो बातें बताई गई हैं, वो बार बार आपको कहीं भी एक्सप्लेन करके नहीं दी जाएंगी। आपको एक बार में ही उसको समझ लेना था कि उसके लिए क्या बताया गया था। ये हमारा सेक्शन 7 कहता है। तो अब चलिए, अब चलते हैं सेक्शन 8 की तरफ। चलिए, सेक्शन 8 को पढ़ने से पहले एक बार हम समझ लें कि सेक्शन 6 और 7 में हमको क्या बताया गया है, की पॉइंट क्या है। तो जो हमारा सेक्शन 6 है, उसकी की पॉइंट हमारा एक्सेप्शन यानी अपवाद के बारे में। ये आप लोग अपने अपने बैरक में हाईलाइट कर लीजिए कि सेक्शन 6 अपवादों की बात करता है, और जो हमारा सेक्शन 7 है वो स्पष्टीकृत एक्सप्लेनेशन की बात करता है। तो वो भी स्पष्टीकृत जहाँ लिखा हुआ है उसको आप बैरक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो हमारा 6 और 7 में यही डिफरेंस है, एक एक्सेप्शन की बात करता है और दूसरा एक्सप्लेनेशन की बात करता है। अब चलिए हम सेक्शन 8 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें लिंग की बात की गई है। लिंग में इन्होंने दोनों को शामिल किया हुआ है, स्त्री और पुरुष। यहाँ पे कोई मतलब आपको
अलग अलग नहीं बताया गया है कि स्त्री और पुरुष। कहा गया है कि ही में सी शामिल है और सी में ही, यानी लिंग में दोनों समाहित हैं जब तक कि आपको बता न दिया जाए कि पुरुष है या स्त्री। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि सेक्शन 354 आईपीसी में लज्जा भंग की बात की गई है। वहाँ पे ये कहीं नहीं बताया गया है कि लज्जा भंग कौन करे। तो अगर किसी की भी लज्जा भंग एक स्त्री करे या पुरुष, वो लज्जा भंग ही होगा। ये नहीं कि उसके लिए पुरुष करे तभी लज्जा भंग है। तो वहाँ पे ये हमको गौर करना होगा कि सेक्शन 354 में ऐसा नहीं बताया गया है कि लज्जा भंग का केस किसके लिए है, पुरुष के लिए या स्त्री के लिए। वहाँ कोई भी लज्जा भंग करेगा तो वो आईपीसी के तहत अपराधी होगा। अब लेकिन हमारा जो सेक्शन 354 है यानी 354A है, वो वहाँ पे पुरुष शब्द का जिक्र किया गया है। तो वहाँ पे जब तक पुरुष वो काम नहीं करेगा तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे सेक्शन 8 का कहना है कि लिंग में जो पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, उनको अलग अलग नहीं बताया गया। अलग अलग आपको जब डिनोट किया जाएगा तभी आप समझोगे कि हाँ, स्त्री और पुरुष के बारे में अलग अलग बताया गया है। तो ये था हमारा सेक्शन 8। अब चलिए हम सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है? वचन की बात करता है। यहाँ प्रॉमिस वाला वचन नहीं है, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल वाला वचन है, यानी एक वचन और बहुवचन की बात की गई है। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि जब तक बताया न जाए, बहुवचन में एक वचन शामिल है और एक वचन में बहुवचन शामिल है। यहाँ भी आपको जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं कर दिया जाता तब तक आप वचन में दोनों मान के चलेंगे। एक वचन में बहुवचन शामिल है और बहुवचन में एक वचन शामिल है। तो हमारा जैसे अब इसको कैसे मतलब बताए हैं तो हम समझेंगे कैसे कि हाँ, यहाँ एक वचन है, यहाँ बहुवचन। जैसे हमारा चोरी है, चोरी में इन्होंने कहीं डिफाइन नहीं किया है कि हमारा एक वचन है या बहुवचन। तो वहाँ पे हम चोरी में एक भी पर्सन हो सकता है, दो भी पर्सन हो सकता है। तो लेकिन हमारी जो डकैती है उसमें एकदम से लिखा हुआ है कि 5 पर्सन ही डकैती कर सकते हैं। अब तब जब एकदम इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है तब हम जानेंगे क्या है, वहाँ बहुवचन की बात की गई है, यानी डकैती में 5 लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम वचन को समझेंगे, एक वचन और बहुवचन में कैसे डिफरेंस करना है। अब चलिए हम सेक्शन 10 की तरफ चलते हैं, जो क्या पुरुष स्त्री की डिफिनीशन मतलब के बारे में बताता है। उसमें क्या बताया गया है पुरुष स्त्री में कि किसी भी आयु के पुरुष और स्त्री, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो तो वहाँ पे तुरंत उसको लिंग के अनुसार स्त्री या पुरुष बता दिया जाएगा। उसकी एज लिमिटेशन नहीं है, यानी पुरुष स्त्री की कोई एज निर्धारित नहीं की गई। जैसे ही बच्चा हमारा पैदा होता है वो या पुरुष होगा या स्त्री होगी। ये हमारा लीगल अथॉरिटी उसमें है। बाकी तो हम लोग जानते ही हैं कि बेबी गर्ल और बेबी बॉय हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको मेल और फीमेल कह दिया गया है सेक्शन 10 में। अब चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 10 तक, फिर हम 11 से शुरू करते हैं। जैसा कि सेक्शन 6 किसकी बात करता है? एक्सेप्शन की, और सेक्शन 7 हमारा एक्सप्लेनेशन की बात करता है, और सेक्शन 8 हमारा लिंग की तरफ हमको ले जाता है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं जब तक हम इसको डिफरेंस करके हमको बताया ना जाए। और सेक्शन 9 वचन की बात करता है, जहाँ बहुवचन एक वचन में समाहित है, और यहाँ पर भी जब तक एक्सप्लेन न किया जाए कि बहुवचन है या एक वचन, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। और सेक्शन 10 हमारा कहता है पुरुष या स्त्री किसी भी आयु की, किसी भी बच्चा पैदा हुआ तो या वो पुरुष होगा या स्त्री। अब चलिए अब हम सेक्शन 11 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 11 हमारा क्या कहता है? व्यक्ति शब्द की बात करता है। तो व्यक्ति में यहाँ आर्टिफिशियल पर्सन की बात की गई है, लीगल पर्सन की बात की गई है। जैसे देखिए हम लोग हैं क्या है, लिविंग पर्सन, हम लोग की बात यहाँ नहीं की गई है। हमारे आईपीसी में आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन की बात की गई है। तो उसमें कौन कौन व्यक्ति में शामिल है? हमारा एक कंपनी या निगम हो गया, या व्यक्ति निकाय हो गया। व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या ना हो। तो ये हमारा था सेक्शन 11। अब सेक्शन 12 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ लोक शब्द का इन्होंने व्याख्या किया हुआ है। लोक में कौन कौन आता है? तो लोक में हमारा वर्ग और समुदाय आता है। तो ये सब कीवर्ड हैं, आप इनको अच्छी तरह समझिए। कीवर्ड में आप जैसे अपने बेयर एक्ट में ही छोटा छोटा अंडरलाइन कर लीजिए, या कहीं एक तरफ अगर स्पेस हो तो वहाँ पे लिख लीजिए कि हमारा कीवर्ड क्या है। जैसे लोक में हमारा, अब आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं,
तो वहाँ जो कीवर्ड है वहाँ आप छोटा सा बना लीजिए या उसी में अंडरलाइन कर दीजिए ब्रैकेट में। तो कैसे आप करिए, जैसे लोक शब्द है तो उसमें दो बातों का उल्लेख किया गया है, एक वर्ग का, एक समुदाय का। तो आप छोटा सा कहीं लिख लीजिए, लोक में दो चीज़ें शामिल है, वर्ग और समुदाय। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 13 की तरफ। हमारा क्या कहता है, इसमें हमारा क्वीन शब्द पहले था जो कि अब हटा दिया गया। क्वीन शब्द की जरूरत ही नहीं है हमको, आज़ादी के बाद ये सब आज़ादी के पहले की चीज़ें थी। क्योंकि आपको पता ही है आईपीसी ब्रिटिश द्वारा तैयार किया गया है। तो जब हम धीरे धीरे वो होने लगा, हमारा खुद की अपनी स्वतंत्रता के बाद आगे बातें होने लगी तो उसको हटा दिया गया। तो क्वीन शब्द को निश्चित किया गया 1950 में, 1950 में। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं तो ये मैं आपको ना बताती, क्योंकि ये निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भैया प्री है, प्री में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, कभी कभी ये पूछा भी गया है कि क्वीन शब्द जो है सेक्शन 13 में, कभी कभी ये पूछ लिया है कि किस सेक्शन में था, और कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो क्वीन शब्द सेक्शन 13 में है उसे किस सन में हटाया गया। तो 1950 में, 1950 में। अब चलिए हम सेक्शन 14 की तरफ करते हैं। सेक्शन 14 क्या हमारा करता है, सरकार का सेवक। किसकी बात करता है, सरकार के सेवक की बात करता है। अब इसमें क्या है, सरकार के सेवक में कौन कौन आएंगे, सरकार के प्राधिकार या अधीन नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए व्यक्ति ही क्या होंगे, सरकार के सेवक होंगे। तो आप लोग एक तरफ कीवर्ड में बनाइए अपना अपना, सरकार का सेवक में क्या होगा, एक प्राधिकार, सरकार के प्राधिकार या अधीन नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए पर्सन होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल पे दे दूँ, जैसे टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सरकार के, अगर ये नियुक्त किए गए हैं या नियोजित किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सरकार के सेवक कहे जाएंगे। अब चलिए हम सेक्शन 15 और 16 की बात करते हैं। तो अब आप कहोगे दोनों एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों निरसित कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। क्या था सेक्शन 15 में, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया की बात की गई थी। तो अब वो सब तो कोई बात पहले रह ही नहीं गई थी, इसलिए उसको हटा दिया गया था। और सेक्शन 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी हटा दिया गया। हमारा कब हटाया गया, दोनों 1937 में दोनों को हटा दिया गया। ये भी अपना एक माइंड में सेटअप किए रहिए कि किस सन में हटाया गया, क्योंकि कभी पूछ सकता है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन 17 की तरफ, जो कि सरकार के बारे में बताता है। अब सरकार क्या है, सरकार में कौन कौन आएगा, सरकार में हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार है। जहां हमको केंद्रीय सरकार का जरूरत पड़ेगी वहां हम केंद्रीय सरकार समझेंगे, और जहां हमें राज्य सरकार की जरूरत पड़ेगी वहां हम राज्य सरकार समझेंगे। तो सेक्शन 17 हमारा यही डिफाइन करता है। अब सेक्शन 18 देखते हैं। सेक्शन 18 भारत की बात करता है। सेक्शन 18 को भारत में डिफाइन किया गया, सॉरी सेक्शन 18 में भारत को के बारे में बताया गया है कि भारत के में कौन कौन आता है। तो भारत में भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र आता है। अब आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर को भी भारत में शामिल कर लिया गया। जो हमारा आर्टिकल 370 था वो हटा दिया गया उसके बाद से। वो तो मैं पिछले आपको बता सकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ जिससे याद रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो फिर 31 अक्टूबर 2019 को हमारा जो J&K था, जम्मू और कश्मीर, उसको भी ऐड कर लिया गया। इसलिए संपूर्ण भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र भारत में शामिल है। ये हमारा कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 18 में। अब सेक्शन 19 की बात करते हैं। 19 न्यायाधीश की बात करता है। किसकी बात करता है, न्यायाधीश। न्यायाधीश हमारे कौन कौन होंगे, किसको किसको हम न्यायाधीश बोलेंगे। तो हमारा न्यायाधीश शब्द जो है वो तो एक जो पद रूप से न्यायाधीश जिसको बनाया गया है, एक वो पर्सन हो जाएगा, और एक पर्सन हो जाएगा जो सिविल मामलों का जजमेंट देगा। पूरी जजमेंट की यहाँ बात की गई है। ये नहीं कि आपने कार्य शुरू किया फिर किसी और को चला गया तो वहाँ आप न्यायाधीश नहीं होंगे। जो जजमेंट देगा वही न्यायाधीश होगा। तो सिविल मामले और दांडिक मामले जो होते हैं, सिविल केसेज जो दांडिक केस, सिविल क्रिमिनल केसेज और सिविल केसेज दो तरह के केस होते हैं ना, तो सिविल और दांडिक। तो उनमें जो लोग जजमेंट देते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यायाधीश। तो 3 न्यायाधीश में कौन कौन आएगा, 3 तरह से। एक पद रूप से जो जिसको न्यायाधीश बनाया गया है, और एक जो
हमारे दांडिक मामलों के केस का जो जजमेंट देते हैं वो, और एक सिविल मामलों के जो केस के जजमेंट देते हैं वो। तो आप लोग अपना एक कीवर्ड बना के समझ लीजिएगा कि 3 पर्सन को कहा गया है। अब चलिए आगे है हमारा क्या, न्यायालय। न्यायालय किसको कहेंगे? तो न्यायालय सिंपल सी बात है कि जहां हमारे न्यायाधीश बैठते हैं वही हमारा न्यायालय हो जाता है। या जहां मतलब ये लोग मजाक में कहते नहीं, जहां मैं खड़ा हो जाता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है, वही बात यहाँ भी न्यायाधीशों के लिए कही गई है कि जहां न्यायालय उसी को बोल दिया जाता है जहां न्यायाधीश बैठ जाते हैं। जहां न्यायाधीश बैठे वही न्यायालय हो गया। ये हमारा सेक्शन 20 डिफाइन करता है। तो चलिए एक बार आपको क्विकली रिवीजन कराते हुए फिर ले चलते हैं बीएनएस की तरफ। तो जैसे सेक्शन 6 हमारा एक सेक्शन की बात करता है, सेक्शन 7 हमारा एक्सप्लेनेशन की बात करता है, सेक्शन 8 हमारा लिंग की बात करता है जिसमें ही में सी है, सी में ही है, जब तक दोनों को अलग न करके बताया जाए। सेक्शन 9 हमारा एक वचन और बहुवचन की बात करता है, एक वचन में बहुवचन शामिल है। सेक्शन 10 हमारा पुरुष और स्त्री किसी भी आयु के होंगे, उनके लिए कोई एज का लिमिटेशन नहीं है, पैदा होते मान ही वो स्त्री या पुरुष बन जाएंगे। सेक्शन 11 हमारा व्यक्ति की बात करता है जो आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन कहे जाएंगे, जिसमें कंपनी, निगम, व्यक्ति, निकाय शामिल है। सेक्शन 12 हमारा लोक की बात करता है जिसमें वर्ग और समुदाय शामिल हैं। सेक्शन 13 हमारा हटाई दी गया है 1950 में। सेक्शन 14 सरकार के सेवक की बात करता है जो सरकार के प्राधिकार के अधीन नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए हों। सेक्शन 15-16 हटा दिया गया है 1937 में। और सेक्शन 17 हमारा सरकार को बताता है जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की बात करते हैं। सेक्शन 18 हमारा भारत की बात करता है जो संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र उसमें शामिल है। न्यायाधीश सेक्शन 19 न्यायाधीश की बात करता है जिसमें 3 तरह के हैं, एक पद रूप से बनाए गए न्यायाधीश, एक दांडिक मामलों के, एक सिविल मामलों के। तीसरा हमारा हुआ न्यायालय, जहाँ न्यायाधीश बैठते हैं वही न्यायालय होता है। ये था हमारा सेक्शन 1 से लेके 20 तक। अब चलिए थोड़ा सा हम ये देख लें कि बीएनएस जो हमारा है भारतीय न्याय संहिता, उसमें हमारा क्या, हमारे इन सब सेक्शनों का सेक्शन 6 से लेकर 20 तक को कहाँ क्या डिफाइन किया गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा समझते बीएनएस को भी चलेंगे ना। अभी तो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो सकता है हो जाएं, इसलिए मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप थोड़ा सा गौर किए रहेंगे तो आपको जब आ जाएगा कानून तो पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए मैं बताती जा रही हूँ। जैसे हमारा क्या है, ये सेक्शन 6 से लेके जो अभी मैंने आपको 20 तक बताया वो हमारा चैप्टर 2 का पार्ट है। चैप्टर 2 का ही तो है 6 से लेके 52A तक। लेकिन यहाँ हमारा बीएनएस में ये पार्ट हमारा कहाँ चला जाता है, सेक्शन 1 में चला गया है। चैप्टर 1 में इसको दे दिया गया, जहाँ वहाँ चैप्टर 2 था यहाँ चैप्टर 1 में कर दिया गया है। और जो ये हम सेक्शन 6 से लेकर के अभी आपको 20 तक बताए हैं ना, ये चीज़ें इन्होंने यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ इन्होंने ज़्यादातर सेक्शन 2 में डिफिनीशन की तरह सब क्लास के रूप में दे दिया है। जैसे सेक्शन 2(1), 2(3), 2(4) ऐसे करके आपको सब में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंजेज आए हैं, कौन से कहाँ चला गया है। जैसे हमारा न्यायालय है, न्यायालय हम आपको बताए यहाँ सेक्शन 20 में पढ़े थे, वहाँ क्या हो जाएगा सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 में न्यायालय की बात वहाँ पे की गई है बीएनएस में। और सेक्शन 29 में जो लिंग की बात की गई है, जबकि हमने यहाँ लिंग सेक्शन 8 में पढ़ा था। न्यायाधीश की बात वहाँ सेक्शन 215 में की गई है, जबकि हमने यहाँ न्यायाधीश किस में पढ़ा था, सेक्शन 19 में पढ़ा था। वहाँ सेक्शन 218 में पुरुष शब्द को परिभाषित बताया गया है कि पुरुष शब्द से मेल शब्द होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारा पुरुष स्त्री सेक्शन 1 में एक साथ आए थे और उसमें भी सेक्शन 8 लिंग में भी पुरुष स्त्री को एक साथ ही शामिल किया गया था। तो थोड़ा बहुत यहाँ चेंजेज इन्होंने किया है कि पुरुष शब्द को परिभाषित किया है। अब आगे जब आ जाएगा कानून बन जाएगा तो आप लोग को एक एक चीज़ें डिटेल से बताएंगे। तो ये तो था आज हमारा चैप्टर 2 का सेक्शन 6 से लेके 20 तक, और उसके साथ ही बीएनएस में क्या चीज़ें बताई गई हैं मैंने आपको वो भी बताया। अब चलिए, इतनी बातें मैंने आपको आज बताई, अगर उसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे क्यूरी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी बच्चों को बताइए कि आप हमसे जुड़िए। अगर आप ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के ऐसे देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।